Welcome back again. I welcome all of you on my YouTube channel. LIC double A notification is finally out. We were expecting it from a quite long time, and finally when it's out, let's understand each and everything regarding this notification, regarding this recruitment process. First, let's see how many vacancies they have released. They have released total around 800 plus vacancies, but that vacancy is divided into three parts. First is LIC double AO generalist 32nd batch. They are recruiting it for 32nd batch, and for this they have released 350 vacancies. Second is LIC double O specialist vacancy, for which 410 vacancies have been released. Majority of them are for insurance specialist for this particular post. इसमें कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? इसमें मेनली जिनके पास इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, तो वैसे सभी लोग जैसे LIC एजेंट हो गए, एडीओ वगैरह सब हो गए, तो वो सब लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, डबल AO बनने के लिए वो एलिजिबल होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर पोस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्यूटेरियल एंड देन डबल AO लीगल। फिर अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी आती है, और वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो सिविल के आपको 50 वैकेंसीज हैं एंड इलेक्ट्रिकल के 31 वैकेंसीज हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं डबल AO जर्नलिस्ट में, इसमें कौन से लोग एलिजिबल होंगे? तो जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। कब तक? 1 अगस्त तक। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का फाइनल डिग्री, इवन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप इस साल भी ग्रेजुएशन किए हो, 2025 बैच वाले भी हो, और आपका रिजल्ट आना चाहिए, कंपलसरी क्या है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए जो 1 अगस्त 2025 या उससे पहले रिलीज हुआ हो, उस पर डेट मेंशन हो कि उससे पहले रिलीज हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 ऐसे पोस्ट है जहां पर 32 है, बाद बाकी सभी पोस्ट के लिए 30 इयर्स एज रखा गया है, मैक्सिमम 30 इयर्स। और ये एज कब कैलकुलेट किया जाएगा? ये भी आपका 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, पूरा क्लियरली देख ही लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जनरलिस्ट के लिए क्या है? बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम में कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए, सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही मांग रहे हैं वो लोग। ओके, उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लिया हुआ है। यहाँ पर एक जो पोस्ट है इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का, वो भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जिसके लिए 310 वैकेंसी है, इसके लिए 350 वैकेंसी है, और इसके लिए 310 वैकेंसी है। सो मेजोरिटी ऑफ वैकेंसीज आर फॉर दीज टू पोस्ट ओनली। तो इसमें भी ग्रेजुएशन ही चाहिए, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट में भी ग्रेजुएशन ही चाहिए, लेकिन 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड अबव ऑफ वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। कहां पर चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। आपको जरूरी नहीं आप LIC में, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काम किए हो, 5 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर? ओके, और बाद बाकी पोस्ट के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हो। तो डबल AO जर्नलिस्ट, CS, क्रिटेरियल, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए आपको मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरीज आते हैं, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, उनके रिस्पेक्टिव जो है वो चीज आपको यहाँ पर PWBD हो गया या उस तरह से आपको दिया हुआ है, रिजर्वेशन मिलता है, एडिशनल एज आपको यहाँ पर मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम OBC के 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स तरह से आपको मिलता है। तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो एक तरह से सरकार का जो नियम है वही सभी नोटिफिकेशन पर अप्लीकेबल होता है। ऐसा कुछ नहीं कि LIC आपको अलग से कुछ नया नियम लेकर आया आपको एज रिलैक्सेशन के लिए। जो आपको मिलता है वो यहाँ पर भी मिलने वाला है। 2 पोस्ट है डबल AO लीगल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए जो है आपको 32 ईयर्स है, मिनिमम कितना है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 32 ईयर्स, एंड दिस एज वुड बी कैलकुलेटेड ऑन एज ऑन 1 अगस्त 2025। ओके, तो ये कट ऑफ डेट है। तो आपको लिखा हुआ है इस अर्लियर डेट से आप जन्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना कि कब क्या होने वाला है। तो याद करो 20-25 दिन पहले मैंने एक इमेज शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है @ब्रजेश मोहन के नाम से। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे @ब्रजेश मोहन, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ओके,
यहाँ पर मैंने एक इमेज शेयर किया था और उस इमेज में मैंने 5 to 6 एग्जाम डेट्स प्रीलिम्स एंड मेंस के बोले थे, बट मैंने ये भी बोला था कि उसमें जो है क्लियर नहीं है कि कब कौन सा एग्जाम, अभी कौन से एग्जाम के लिए डेट्स हैं। तो ऑलरेडी उसमें से जो है 3 डेट्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 2 डेट्स अभी भी बचे हुए थे। एक था 3 अक्टूबर और दूसरा है 18 अक्टूबर, ये प्रीलिम्स के डेट है। ओके, साथ ही साथ वहाँ मेंस के भी डेट लिखे हुए। ये टीसीएस में बुकिंग होती है, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो टीसीएस इओन डिजिटल में कंडक्ट होता है, तो टीसीएस इओन की बुकिंग के अकॉर्डिंग जो है ये डेट्स अवेलेबल थे। तो 3 वाला जो है ऑलरेडी 3 ऑक्यूपाइड था, 3 अक्टूबर बचा हुआ था, और मैंने बोला था इसमें से कोई जो है एक तो एनआईसीएल में जाएगा और एक एलआईसी हो सकता है। तो एलआईसी के लिए 3 अक्टूबर आपको आ चुका है। प्रीलिम्स कब होगा? 3 अक्टूबर को होने वाला है, और मेंस कब होगा? 8 नवंबर को होने वाला है। तो अभी भी जो है एक डेट बचा हुआ है और वो 18 अक्टूबर का। तो होपफुली ये आरबीआई के लिए या उसी तरह के कोई रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए चला जाए, या आईएफएससीए के लिए आपको चला जाए, राइट। ये बुकिंग ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो ये डेट्स आपको ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव है, मैंने टेलीग्राम पर आपको लिंक शेयर कर दिया है। आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आज ही डाल सकते हो, या आप 8 सितंबर तक डाल सकते हैं। कब तक डाल सकते हैं? 8/9/2025 तक आप डाल सकते हो, राइट। ये तो मैंने बता ही दिया। अगर बात करें यहाँ पर सैलरी, सैलरी जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है। तो सैलरी कितनी होती है यहाँ पर देखोगे, आपको दिया हुआ है बेसिक पे क्या है, 88,635। द बेसिक पे जो है एलआईसी का वो आरबीआई से भी ज्यादा है। बेसिक पे आरबीआई से ज्यादा, लेकिन इन हैंड जो है वो आरबीआई से ज्यादा नहीं होता है। इन हैंड आपको वही 1,08,000 के लगभग मिलते हैं। ये 98 से लेकर 1,008 1,010 तक चलता है। ओके, ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिटी यहाँ पर, क्योंकि एचआरए एक फैक्टर होता है, तो अलग अलग सिटीज के लिए एचआरए अलग होता है, इसीलिए ये फैक्टर है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो अलायंस वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस मैटर करता है। तो ये आप देख सकते हो 1,26,000 ग्रॉस बनेगा आपका। ओके, ग्रॉस आपका बनेगा पर मंथ इन क्लास ए सिटीज। ओके, अब इन हैंड थोड़ा सा कट कुटा, चूंकि आपका एनपीएस वगैरह कटेगा, तो कट कुटा के आपको इतना 1,12,000 1,14,000 इस तरह से आपको 1,08,000 से मान लो 1,00,000 उसी के लमसम में आपको मिलने वाला है। तो लाख प्लस ही आपकी सैलरी है। उसके अलावा आपको कई सारे अलाउंस, एडिशनली अलाउंस वगैरह मिलते हैं, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है आपको। तो बहुत बढ़िया पोस्टिंग अगर देखो तो जॉब वाइज काफी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपोनेंट हैं थोड़े बहुत, ओके, लेकिन वो तो आजकल हर जॉब में है, राइट। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग करना पड़ता है, प्रेशर है, ये हो, देखो वो हर जगह है, उतना तो मैं कहीं भी आपको गिना सकता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होते हैं। ओके, तो इसीलिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी अच्छा पोस्ट है, सैलरी वगैरह भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बैंक में देखते हो कि बैंक में आपको बोला जाता है ना, अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका रीजनल मैनेजर या उस तरह के पोस्ट होते हैं, तो तुमको रूरल पोस्टिंग भेज देंगे। रूरल पोस्टिंग सबसे बड़ा प्रेशर वो रहता है कि तुमको रूरल पोस्टिंग भेज देंगे, ऐसी जगह भेज देंगे जहां से तुम जो है, यहाँ से आने में तुमको 2 दिन लगेगा। तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर। ओके, देखो सिलेक्शन लेने के बाद आपको बैंक जहां पर या ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको सैलरी फ्री में दे रहा है। ये आपको 1,00,000 सैलरी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। आपको जो टारगेट्स उसको फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर आप वो टाइमली फुलफिल कर पा रहे हो, चीजें आपकी अप टू डेट हैं, तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए जॉब जो है चिल होगा। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो कहीं भी किसी भी जॉब में जाओगे तो आपको दिक्कत होनी ही होनी है, राइट। ये सिंपल से मेरा यही मानना है कि ये कहीं भी ये दिक्कत होगा आपको, डिफिकल्टी कहीं भी आएगी अगर आप उसको जॉब को सही से नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ प्रोबेशन पीरियड कितना है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर का है। ओके, और ये 2 साल तक एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं होता है सबके सब लोग 1 साल में ही जो असेसमेंट्स वगैरह देता है वो कंप्लीट करके 1 साल के अंदर ही सब कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो अभी क्वेश्चन बार बार लोगों से पूछा जा रहा है वो गारंटीड बॉन्ड के है, गारंटी बॉन्ड का। तो आपको 4 साल के लिए जो है वर्क करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू पे 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख का आपका बॉन्ड है यहाँ पर। इफ यू डू नॉट वर्क देयर फॉर एटलीस्ट 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो आरबीआई वगैरह की तैयारी करते हैं, okay, जो आरबीआई वगैरह की तैयारी करते हैं, एंड दे आस्क मी दिस क्वेश्चन रिपीटेडली। इसका टेंशन मत लो, इसका सबका सॉल्यूशन हो जाता है बाद में। अगर आप आरबीआई ग्रेड भी निकाल लोगे तो सबका सॉल्यूशन है, इसका टेंशन मत लो। ओके, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन से, आप अगर इसको छोड़ के कोई फालतू ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन अगर आप आरबीआई या उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, आप सिविल सर्विसेज क्लियर कर ले रहे हो या कोई उस तरह के आप स्टीम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो बिलीव मी ये सारी चीजें मैनेजेबल होती है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, और कोई LIC 4 साल के लिए क्यों, लोग यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड है, 5 लाख का बॉन्ड है, ये आपको NIACL में भी है, UIICL में भी है, सब में आजकल जो सभी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको बॉन्ड अवेलेबल है। ओके, क्योंकि उनका मानना होता है कि रिक्रूटमेंट करने में काफी खर्चा है। ओके, जो पर एम्प्लॉय कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए दे वांट टू होल्ड एन एम्प्लॉय फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। ये कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, फॉर्म भरने के बाद मुझे आप लोग मैसेज करते हो कि सर ये गलती हो गई। अरे भाई काहे गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। ये जो है आपको एक अटैच करना होता है सिग्नेचर के साथ साथ, जो है आपको ये डिक्लेरेशन भी अटैच करना होता है। ये सही से लिख के इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका इसका जो है स्कैन करके इसको अपलोड करने में क्या जा रहा है आपको। ओके, सिमिलरली आपका इमेज के बारे में कुछ कुछ चीजें इंफॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ने में क्या जा रहा है। ओके, सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में नहीं कर सकते, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक एज ए स्टूडेंट, एज ए ग्रेजुएट आपको पढ़ना चाहिए। बट मैं फिर भी देखता हूँ काफी सारे लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कि दे मेक दिस मिस्टेक एंड दे कम अगेन कि सर ये गलती हो गई, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी ऑफकोर्स भरना पड़ेगा। ओके, फिर से भरो। अगर आप गलती करोगे तो आपको वो चीज तो करना पड़ता है, तो इसीलिए ये गलती नहीं करनी, इसीलिए मैंने उसको आपको स्पेशली अटैच किया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम जैसे बैंक पीओ वगैरह देखते हो वैसा ही यहाँ पर है। एक यहाँ पर जो चीज डिफरेंस है वो ये है कि आपका प्रीलिम्स होता है, उसको उसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो होगा, लेकिन इंग्लिश आपको बस क्वालिफाइंग है। आपका जो कट ऑफ बनता है वो रीजनिंग एंड क्वांट बनता है। इसीलिए इसीलिए कई काफी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश अच्छा होता है और क्वांट वीक होता है, उनको यहाँ पर LIC में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ जो रीजनिंग और क्वांट है उसी से आपका कट ऑफ बनेगा। इंग्लिश आपको बस क्वालिफाई करना है, लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स देयर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। और कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी से बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जाम। तो मतलब कि जितना भी यहाँ पर कैटेगरी है, ओके, आप देख सकते हो 51 गुना 20 कर दो। ओके, सब में 20 गुना करते जाओ, ये जो लोग हैं ये मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। ओके, इतने लोग मेंस के लिए, तो टोटल कितने लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, टोटल 7,000 लोग जो है मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, बट वो कैटेगरी वाइज होंगे। ओके, तो यूआर में आपको 20 टाइम्स कर दो अगर आप यूआर से आते हो, इस तरह से आपका जो है यहाँ पर मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं मेंस एग्जाम का, तो मेंस एग्जाम जो आपका वो 300 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 300 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 25 मार्क्स। जैसे हमने NIACL में देखा था, यहाँ पर भी जो है डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग है, आपको यहाँ पर बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि LIC जब भी एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी बता के करता है। आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो सेक्शनल कटअप होगा वो ऑलरेडी बता रखा उन्होंने। जैसे कि अगर आप बैंक पीओ वगैरह में देखोगे तो सेक्शनल कटअप जो है एग्जाम होने के बाद APS डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपका सेक्शनल डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है। तो कितना लाना है आपको, अगर आप शेड्यूल कास्ट या उस तरह से रिजर्वेशन के SC ST PWBD है तो आपको 16 नंबर लाना है। अगर आप OBC UR और जनरल कैटेगरीज आते हैं, इन तीनों के अलावा अगर आते हैं, आपको 18 मार्क्स मिनिमम लाना है रीजनिंग एबिलिटी में। क्वांट में भी आपको 18 मार्क्स लाना है, और आपके लिए टाइम ऑलरेडी 20-20 मिनट करके तीनों सेक्शन के लिए दिया गया है। ये चीजें ध्यान रखनी होती है। अब इंग्लिश में देखो कितना है, इंग्लिश में आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो 10 मार्क्स अगर आप नहीं लगो तो वैसे ही फेल कर जाओगे, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, लेकिन इतना लाना जरूरी है। इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं बट इतना लाना जरूरी है, ये चीज ध्यान रहे। राइट, उसी तरह से अगर आप बात करो तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। अब देख लो यहाँ पर क्या बात कर रहा था मैं, यहाँ पर 300 नंबर का आपका पेपर होगा, इसी से आपका जो है मेरिट बनेगा इंटरव्यू के लिए, इसी से मेरिट बनेगा। लेकिन ये पेपर ऑब्जेक्टिव तभी चेक होगा, ओके, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल क्वालिफाइंग नेचर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग।
डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंस एग्जाम। मतलब कि अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो, इसमें आप सेक्शनल और ओवरऑल क्लियर करते हो, उन्हीं लोगों का जो है डिस्क्रिप्टिव, इसमें आप क्वालिफाई करोगे सेक्शनल तो इन्हीं लोगों का जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा। तो ये क्लियरली उन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। ओके, ये बस क्वालिफाइंग है, ये समझ लो कि इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, आपका मेरिट 300 मार्क्स में ही बनने वाला है। आई होप क्लियर है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। काफी सारे लोग फंस जाते हैं, काफी सारे लोग काफी अच्छा रीजनिंग में परफॉर्म कर जाते हैं, बट वो डीआई में फेल, वो जनरल अवेयरनेस में फेल कर जाएंगे, वो मतलब सेक्शनल क्लियर नहीं कर पाते या इंश्योरेंस में। एक बात यहाँ पर और ध्यान देना, यहाँ मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल पेपर है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट पर। ये पेपर काफी अच्छा होता है फाइनेंशियल मार्केट में। आपको जो है, जो हम लोग आरबीआई में एक टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट करके, अलग सा जो है एक फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स वगैरह सब भी आता है। ओके, फ्यूचर फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह सब आता है उसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, क्या होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होते हैं, उस पर आपको काफी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ओके, मैं आपको बता दूंगा वो चैप्टर, आपको मैं उसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, बट उस पर आता है ये। और उसके अलावा इंश्योरेंस का आपको बेसिक्स आना चाहिए। के अलावा इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में कई सारे टर्म्स होते हैं, जैसे इंडिमिनिटी क्या होता है, यूलिप क्या होता है, टर्म लाइफ प्लान क्या होता है, इंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, ये सब कई तरह के पॉलिसी होते हैं। उसके अलावा भी जो आपको इक्विटी क्या होता है, कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो सारे होते हैं। तो मैं अभी एक इंश्योरेंस कंपेडियम बना रहा हूँ, वो इंश्योरेंस कंपेडियम अगर कोई पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं वाले, इवन आपको जनरल अवेयरनेस अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा अगर वो कोई करंट अफेयर्स और मैगजीन पढ़ के जा रहा है तो उसको जनरल अवेयरनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये जो इंश्योरेंस वाला कंपेडियम होगा, ये आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। बैंकिंग अवेयरनेस कंपेडियम भी और इंश्योरेंस दोनों अभी बन रहा है। तो ये चूंकि मैं टारगेट रखा हूँ कि इंटरव्यू के लिए वो खास करके, क्योंकि आजकल बैंक पीओ मेंस में उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, इसीलिए वो इंटरव्यू सेंट्रिक में बना रहा था। हालांकि अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चूंकि एक इंश्योरेंस पेपर इंक्लूड हुआ है, तो उसी कारण से मैं जल्दी चाहूंगा कि वो जल्दी रेडी हो जाए, एंड आई वुड बी शेयरिंग दैट। तो 3 कंपेडियम जो है वो बैंक पीओ वालों के लिए, एक है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कंपेडियम, एक है बैंकिंग अवेयरनेस कंपेडियम, और एक है इंश्योरेंस अवेयरनेस कंपेडियम। ये मैं तीनों पर वर्क कर रहा हूँ और जल्दी ही आपको अवेलेबल होगा, आप सबों के लिए भी। ओके, तो ये चीज आपको अवेलेबल होने वाला है। तो यहाँ पर जो आप देखो तो टोटल 60 प्लस 60 आउट ऑफ 300 मार्क्स, ये 120 नंबर जो आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस से पेपर आने वाला है। रिमेनिंग आपका जो है वो 90 प्लस 90 मतलब 180 मार्क्स रीजनिंग और क्वांट से रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वांट दिया नहीं है, यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, डीआई दिया गया है, क्या दिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन है आपको मेंस में। यहाँ पर क्वांट है, मतलब कमर्शियल में थोड़ा सा पूछेगा। यहाँ पर डीआई है, जैसा कि हम लोग देखते हैं बैंक पीओ के मेंस के पैटर्न में सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ होता है, इवन डिस्क्रिप्टिव में भी सेक्शनल कट ऑफ पहले से दिया हुआ है, और हर सेक्शन के लिए आपको टाइम भी एलोकेटेड है। Okay? अब अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, लास्ट टाइम जब 31st बैच का रिक्रूटमेंट हुआ था, उस टाइम पर व्हाट वाज द कट ऑफ। तो व्हाट वाज द कट ऑफ, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ क्या रहा था। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ है ये। ओके, और ये तो सेक्शनल है जो ऑलरेडी उन्होंने जो है ये दे रखा है वही है। और यहाँ पर ये एक्चुअल कट ऑफ है, जो कट ऑफ जिससे मेंस में सिलेक्शन हुआ था वो कट ऑफ है। आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 100 मार्क्स यूआर के लिए 55 चाहिए था, 52 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी 52, एंड अदर अदर कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। अगर मैं मेंस में बात करूं तो मेंस में आपको इस तरह से सेक्शनल तो रहता ही रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ था आउट ऑफ 300 मार्क्स। यूआर के लिए 223 चाहिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए 198, ओबीसी के लिए 164, एंड इवन एससी एसटी के लिए भी 164 चाहिए था। अगर मैं बात करूं टोटल मेंस प्लस इंटरव्यू का, ये मेंस के लिए था ऊपर वाला, मेंस प्लस इंटरव्यू की बात करूं तो मेंस प्लस इंटरव्यू में टोटल जो आपका कट ऑफ बना था वो कट ऑफ था यूआर के लिए 281, ईडब्ल्यूएस के लिए 272, एंड ओबीसी के लिए 266। ओके, इस तरह से आपका जो है कट ऑफ था। तो आपको कट ऑफ भी पता चल गया। अब आप मेरे से पूछोगे सर सिलेबस क्या है,
यार क्वांट रीजनिंग का कुछ सिलेबस थोड़ी है, सिलेबस तो जो आपका बैंक पीओ का सिलेबस होता है सेम टू सेम यहाँ पर भी सिलेबस है। जो बैंक पीओ का सिलेबस है वही यहाँ पर भी सिलेबस है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर हाउ टू प्रिपेयर, कुछ नहीं करना है, वही लोग प्रिपेयर्ड माने जाएंगे जो लोग अभी जो है अच्छा खासा क्वांट और रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चाहे वो बीपीएस पीओ के लिए कर रहे हो, एसबीआई पीओ के लिए कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क के लिए कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क के लिए कर रहे हो, एनआईसीएल के लिए कर रहे हो, एनआईसीएल के लिए कर रहे हो। आप देख सकते हो एक लाइन से वैकेंसी आई हुई है। ओके, 6 से 7 वैकेंसी अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो एक पूरा सीजन चलता है, तो वो सभी सेम टू सेम तैयारी यहाँ भी करनी है। यहाँ पर भी जो क्वांट एंड रीजनिंग है सेम तैयारी है, यहाँ पर भी इंग्लिश में सेम चीज रहता है। आपको पता है यहाँ तो इंग्लिश क्वालिफाइंग भी है। तो आपका सारा का सारा जो है वो मैटर कहाँ करता है कि जितना अच्छा क्वांट रीजनिंग में परफॉर्म करोगे, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम टू सेम आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन रहता है उससे थोड़ा सा लेवल कम ही रहता है प्रीलिम्स में। जो यूपीएस पीओ प्रीलिम्स है उससे थोड़ा कम ही लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर जो है एलआईसी डबल ए के प्रीलिम्स में रहता है। ये भी ध्यान रखना, पीओ प्रीलिम्स से थोड़ा सा कम ही रहता है। लेकिन आप पीओ प्रीलिम्स लेवल के अगर आप प्रैक्टिस में हो उस तरह में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसीलिए देखोगे थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चले जाता है, हालांकि उतना भी ऊपर नहीं गया। आप देख सकते हैं इतना तो पीओ का भी जाता है ना, आउट ऑफ सॉरी ये आउट ऑफ ये आउट ऑफ 70 मार्क्स है। आउट ऑफ 70 मार्क्स जो है वो कितना है, 55 है। तो कट ऑफ तो थोड़ा ज्यादा जाता ही है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल कम है, वैकेंसी ज्यादा है। और अभी काफी सारे लोग जो एलआईसी का वेट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर वैकेंसी, तो काफी लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस है, सारा खेल क्या है, प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा सेट लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो कम से कम, मैं तो कभी भी बोलता हूँ, अगर कोई मेरे से बोलता है नहीं सर मेरा प्रीलिम से नहीं निकलता है, मैं बोलता हूँ 100 मॉक दिए थे क्या, डिड यू सॉल्व 100 मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ, हाउ मेनी रफ बुकलेट, जो होती है ना रफ कॉपी होती है, हाउ मेनी रफ बुकलेट यू हैव कंप्लीटेड, या कितने ऐसे रफ कॉपी है आपका जो आपने खत्म कर चुके हो, 2 3 4 बताओ। उसी से मैं गैस कर लेता हूँ कि स्टूडेंट का लेवल क्या, कितना एफर्ट डाला होगा और क्यों उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि 100 मॉक मारे थे क्या, और कितने रफ सीट आपके खत्म हो गए, कितने सॉरी रफ कॉपी आपके खत्म हो गए। ओके, सिमिलरली मेंस में भी है। मेंस में आपको बस मैंने बता दिया, ये दोनों सेक्शन के लिए आप मेरे पर छोड़ दो, आपका टेंशन नहीं लेना है। आपको हर जगह जो है काफी कुछ इंश्योरेंस का भी नोट शेयर कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस का ये वो पूरा सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट भी है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपके लिए काम मेरे पर आप छोड़ दो, इसका हो जाएगा। बात बाकी रही बात रीजनिंग और डीआई का, ये आप जो भी बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सेम टू सेम यहाँ पर भी प्रिपेयर करना है। लगाते रहो मॉक टेस्ट, खूब मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो। और ऐसा नहीं कि बस मॉक लगाना, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है। सिलेबस सेम है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डीआई का सब कुछ सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस सेम रहेगा। जो आपका करंट अफेयर्स पोर्शन जैसे बैंक वगैरह में पूछा था सेम टू सेम यहाँ भी पूछा जाएगा। अलग से एक पेपर बस इंश्योरेंस का रहता है। ओके, तो यही चीज ध्यान रखना, कुछ अलग नहीं करना है आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए। जो कर रहे हो उसी को अच्छे से करना है, उसी को खूब करना है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम है, लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बैंक पीओ से ज्यादा बढ़िया पोस्ट है। डबल एओ जो है वो बैंक पीओ से अच्छा पोस्ट है। तो जितने बैंकर्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वो लोग भी इसको जो है टारगेट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होती है, और जब ज्यादा कंपटीशन होती है आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। ओके, तो वही बस है, और कुछ यहाँ पर खास करना नहीं है। तो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।